Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Interlogos. So in this video we are going to discuss a very important topic of static GK, that is the solar system. तो आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, डिटेल में हम इस वीडियो को डिस्कस करेंगे. तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस व्हाट इज द यूनिवर्स. सो द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इज डिफाइंड एज यूनिवर्स एंड कॉस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स. तो जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है उसको हम कंसिडर करते हैं एज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, और जो स्टडी ऑफ यूनिवर्स है दैट इज़ नोन एज कॉस्मोलॉजी. The solar system is the part of the universe that comprises various celestial bodies including the sun, planets, moon, asteroids, meteors, comets, etc. तो यूनिवर्स में planets के अलावा कुछ celestial bodies होती हैं, उसके अलावा planets, sun, moon, asteroids और meteoroids, comets ये सब यूनिवर्स के ही पार्ट है. तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट सोलर सिस्टम. तो अगर सोलर सिस्टम की बात करें तो साइज ऑफ द सोलर सिस्टम इट इज़ अराउंड 105 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, 105 AU. यू हैव टू रिमेंबर दिस. देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आर सोलर सिस्टम, और हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स इन टोटल 8 एग्जिस्ट करते हैं. सीरियस एंड प्लूटो आर द ड्वार्फ प्लैनेट्स एज पर द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन. तो IAU के अकॉर्डिंग जो सीरियस और प्लूटो हैं, दीज आर रिगार्डेड एज द ड्वार्फ प्लैनेट. यू हैव टू रिमेंबर दिस. अगर हम बात करें इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के हेडक्वार्टर्स के बारे में, तो इसके हेडक्वार्टर्स फ्रांस के पेरिस में लोकेटेड हैं. यू हैव टू रिमेंबर दिस. और इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1919. सीरियस इज द पार्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड बेल्ट एंड प्लूटो इज द पार्ट ऑफ द क्यूपर बेल्ट. तो ये भी आपने ध्यान में रखना है. जो सीरियस है इट इज द पार्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड बेल्ट, एंड प्लूटो विच इज ऑल्सो अ ड्वार्फ प्लैनेट, इट इज द पार्ट ऑफ द क्यूपर बेल्ट. तो क्यूपर बेल्ट का पार्ट है प्लूटो. Next, the solar system planets are divided into two groups: the inner planets and the terrestrial planets, and the outer planets or the Jovian planets. तो इसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द इनर प्लैनेट्स एंड द आउटर प्लैनेट्स. जो इनर प्लैनेट्स होते हैं इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के नाम से भी जानते हैं, और जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं इनको जोवियन प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं, और इनको गैसियस प्लैनेट्स भी कहते हैं क्योंकि इसका जो मेन कंपोजिशन है दैट इज़ मेनली मेड अप ऑफ गैसेस. और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स यहाँ पर जो ज़मीन का जो कंपोजिशन है, जो लैंड का कंपोजिशन है, वो काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू गैसेस, देयरफॉर दे आर रिगार्डेड एज द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. So the inner planets include Mercury, Venus, Earth and Mars, while the outer planets include Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. तो in total 8 planets हैं, जिसमें से 4 planets हैं Mercury, Venus, Earth and Mars. They are regarded as the inner planets, and Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, they are regarded as the outer planets. So now we will discuss some of the important things about Sun. So Sun is the source of all energy in the solar system. 99.9% of matter in the whole solar system is present in the Sun. तो solar system का जो 99% matter है वो Sun itself composed करता है, and the sun is regarded as the main source of energy in the solar system. It is the closest star to the earth, और earth से जो closest star है वो भी sun है, ये आपने ध्यान में रखना है. It is classified as a yellow dwarf star. और बेसिकली जो अर्थ है, अर्थ से जो सन का कलर है वो हमें येलो दिखता है, बट बेसिकली द कलर ऑफ सन इज वाइट. ये भी आपने ध्यान में रखना है. सो अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो सन का कंपोजिशन है 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम एंड 2.5% अदर एलिमेंट्स. साइज ऑफ द सन इट इज़ अराउंड 13 लाख टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ. तो अर्थ का जो साइज़ है उससे 13 लाख टाइम्स ज़्यादा बड़ा है सन, और इसका डायमीटर अराउंड 14 लाख किलोमीटर्स है. द टेम्परेचर ऑफ द सन ये अराउंड 5778 केल्विन है, और ये सरफेस टेम्परेचर है हमारे सन का, एंड 1.57 इंटू 10⁻7 केल्विन ये इसके कोर का टेम्परेचर है. तो देखिए जो सरफेस का टेम्परेचर है वो अराउंड 5000 हम केल्विन कह सकते हैं अराउंड अप्रॉक्स, और 1.57 इंटू 10⁻7 केल्विन इसके कोर का
टेम्परेचर है. डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो इट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर्स. तो अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है, इट इज़ अराउंड 150 मिलियन किलोमीटर्स. यू हैव टू रिमेंबर दिस. So next points, it takes about 8.5 minutes for the light to reach earth from the sun. तो around 8 minute 20 seconds लगते हैं जो सन रेज हैं उनको अर्थ तक पहुंचने के लिए. द सरफेस ऑफ द सन इज कॉल्ड एज द फोटोस्फेयर. जो आउटर सरफेस होता है सन का, इट इज कॉल्ड एज द फोटोस्फेयर. थिन गैस लेयर अबव द फोटोस्फेयर, इट इज कॉल्ड एज द क्रोमोस्फेयर. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्लैनेट्स. सो द प्लैनेट्स आर द ओपेक सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन एंड रिसीव लाइट मेनली फ्रॉम द सन. तो जो प्लैनेट्स हैं इनको जो लाइट बेसिकली मिलती है वो मिलती है सन से. Most planets orbit in the same plane. साइज ऑफ द प्लैनेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर. तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम साइज ऑफ द प्लैनेट्स की बात करें, यानी छोटे से बड़े की ओर, सबसे छोटा जो प्लैनेट है इन कंपैरिजन टू साइज, इन टर्म्स ऑफ साइज, इट इज़ मरकरी. देन आफ्टर दैट इट इज़ मार्स, देन वीनस, देन अर्थ. तो अर्थ का जो नंबर है इट इज़ फोर्थ, देन नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न एंड जुपिटर. और जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का. सीक्वेंस ऑफ द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस, इट इज़ मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. तो ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है और ये है साइज के अकॉर्डिंग. तो ये अभी आपने ध्यान में रखना है. मरकरी के बाद मार्स, देन वीनस, देन अर्थ, देन नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न एंड जुपिटर. नेक्स्ट, तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द निकनेम्स ऑफ द प्लैनेट्स. फर्स्ट में जो आता है इट इज़ मरकरी. इसको तो स्विफ्ट प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जो मरकरी है ये सबसे जल्दी चक्कर लगाता है अराउंड द सन, यानी कि सबसे जल्दी इसका जो रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड है वो सबसे कम है, इसलिए इसको द स्विफ्ट प्लैनेट कहा जाता है. काफ़ी तेज़ी मूव करता है. आफ्टर दैट वीनस. वीनस को कहा जाता है मॉर्निंग एंड द इवनिंग स्टार. इससे पहले हमने डिस्कस किया था अबाउट मरकरी, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं. ये सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है फ्रॉम द सन और इसका जो साइज़ है वो सबसे छोटा है, ये आपने ध्यान में रखना है. और यहाँ पर कोई भी वाटर के कोई भी निशान नहीं पाए गए हैं, ना ही यहाँ पे कोई वाटर है. और गैसेस लाइक CO2, H2 आर प्रेजेंट इन दिस प्लैनेट. तो गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैसेस प्रेजेंट हैं इस प्लैनेट में. और जो मरकरी है इसके पास कोई भी मून भी प्रेजेंट नहीं है, ये भी आपने ध्यान में रखना है. इसके पास कोई मून नहीं है, नो मून. सो अ थिन एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम इज प्रेजेंट इन इट. यानी कि जो मरकरी है इसका जो एटमॉस्फेयर है वो सोडियम का बना हुआ है, ये भी आपने ध्यान में रखना है. और यहाँ पर जो नासा की मैरिनर 10 वॉज द फर्स्ट मिशन टू एक्सप्लोर मरकरी. तो ये भी आपने ध्यान में रखना है. मैरिनर 10 और ये नासा ने लॉन्च किया था. ये फर्स्ट ऐसा मिशन था जिसने मरकरी को एग्जामिन किया था. इसके अलावा नासा की जो मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट है वो भी फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट थी जो मरकरी तक, जिसने मरकरी के आसपास मरकरी की ऑब्जर्वेशन करके उसके बारे में इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की थी. ये भी आपने ध्यान में रखना है. जो फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट था वो था मैसेंजर. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने मरकरी के बारे में डिस्कस किया. सबसे छोटा प्लैनेट है, क्लोजेस्ट फ्रॉम द सन है. इसकी जो एटमॉस्फेयर है वो सोडियम का बना हुआ है, इसमें कोई मून प्रेजेंट नहीं है. यहाँ पे जो फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था बाय नासा दैट वाज मैसेंजर, और जो फर्स्ट मिशन था दैट वाज मैरिनर 10. नेक्स्ट आता है वीनस. वीनस को द मॉर्निंग एंड द इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है. और वीनस ये सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट है फ्रॉम द सन. फर्स्ट क्लोजेस्ट प्लैनेट मरकरी है, आफ्टर दैट वीनस सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट है फ्रॉम द सन. और इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है. मोर ओवर इसको अर्थ ट्विन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका जो साइज़ है वो अर्थ के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, इसलिए इसको अर्थ ट्विन के नाम से भी जाना जाता है, यानी अर्थ की जुड़वा बहन. और यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो डेंस कार्बन डाइऑक्साइड का बना हुआ है. यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल. और देखिए जो वीनस है और यूरेनस है ये दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनकी जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज होती है, ये क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं. इसके अलावा जितने भी प्लैनेट सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं. यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल. और वीनस की बात करें तो यहाँ पर भी कोई भी मून प्रेजेंट नहीं है.
आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट आर प्लैनेट अर्थ, जिसको द ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है और द वर्ल्ड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज एज फार एज वी नो अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन आर सोलर सिस्टम जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, इसलिए इसको द वर्ल्ड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। एंड द ब्लू प्लैनेट इसलिए कहा जाता है बिकॉज फ्रॉम द स्पेस जो हमारी अर्थ है ये ब्लू कलर की दिखाई देती है, इसलिए इसको द ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। डिस्टेंस वाइज बात करें तो ये थर्ड प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और यहाँ पर जो रॉकी माउंटेन्स पाए जाते हैं और हार्ड सरफेस जो अर्थ का है वो है, और जो अर्थ का टिल्टेड पोजीशन है इट इज़ 23.5 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस। तो अर्थ अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री पे टिल्ट हुई है, ये आपने ध्यान में रखना है। जो अर्थ का रोटेशन पीरियड है वो 23 आवर्स 56 मिनट्स है, ये आपने ध्यान में रखना है। 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स। इसके अलावा अर्थ का जो रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड है दैट इज़ 365 डेज एंड 5 आवर्स 48 मिनट्स। तो ये अर्थ का रिवॉल्यूशन का टाइम है, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी अर्थ है उसका जो सरफेस टेम्परेचर है, एवरेज सरफेस टेम्परेचर दैट इज ऑफ 14 डिग्री सेल्सियस, यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल। और जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो किससे बना है, इट इज़ मेड अप ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो मरकरी का था सोडियम की लेयर से बना था, जो वीनस का एटमॉस्फेयर था वो CO2 की लेयर से बना था, और जो अर्थ का है वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन और CO2 से बना हुआ है। तो नेक्स्ट प्लैनेट डिस्कस करते हैं मार्स। मार्स को द रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ स्मॉलर देन अर्थ, तो इसका जो साइज़ है वो अर्थ से कम है, और यहाँ पर इसको रेड प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल है वो आयरन ऑक्साइड यानी रस्टेड सॉइल पाई गई है। द रिमेन्स ऑफ रस्टेड सॉइल हैज़ बीन फाउंड इन द प्लैनेट मार्स, देयरफॉर इट इज़ रिगार्डेड एज द रेड प्लैनेट, ये आपने ध्यान में रखना है। अगेन इसका जो एटमॉस्फेयर है वो थिन लेयर ऑफ CO2 से बना है, थिन लेयर ऑफ CO2, ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो -200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक लोएस्ट टेम्परेचर इस ऑब्जर्व किया गया है इन मार्स, यू हैव टू रिमेंबर दिस। और यहाँ के जो मार्स है इसके 2 फेमस मून्स है जिनका नाम है फेबस एंड डेमोस। नेक्स्ट प्लैनेट जो हमने डिस्कस करना है वो है जुपिटर। जुपिटर को द गैस जाइंट के नाम से जाना जाता है। दीज 4 प्लैनेट्स आर कॉल्ड एज द गैस प्लैनेट्स एंड दीज 4 आर कॉल्ड एज द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और जुपिटर का जो नाम है वो द गैस जाइंट है, ये आपने ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जो जुपिटर है इसमें थिन रिंग्स पाई गई हैं जुपिटर में, और इसका जो एटमॉस्फेयर है वो हाइड्रोजन और हीलियम का कंपोज्ड है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। हाइड्रोजन और हीलियम का कंपोज्ड एटमॉस्फेयर है जुपिटर का। और अगर हम बात करें जुपिटर की, तो जुपिटर का जो लार्जेस्ट मून है ये है गैनेमेड, यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट प्लैनेट है सैटर्न। सैटर्न को द रिंग्ड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, ये हमारे सोलर सिस्टम का सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। मोर ओवर इसमें लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ रिंग सिस्टम पाया जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा जो रिंग्स हैं वो सैटर्न में पाई जाती हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। और अगर बात करें सैटर्न के लार्जेस्ट मून की, तो इसका लार्जेस्ट मून का नाम टाइटन है। और जो जुपिटर है इसको गैस प्लैनेट कहा जाता है, गैस जाइंट। आप ऐसे याद कर सकते हैं G² G³ गैनेमेड, तो गैस जाइंट, और यहाँ का जो लार्जेस्ट मून है वो गैनेमेड है। नेक्स्ट है हमारा यूरेनस। यूरेनस को द बुल्स आई के नाम से जाना जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। और मोर ओवर हमने डिस्कस किया था कि ये रोटेट करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट ही रोटेट करता है, जस्ट लाइक वीनस। इसके अलावा बाकी सारे प्लैनेट्स वेस्ट से लेकर ईस्ट को रोटेट करते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। यानी जो बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो जो नेक्स्ट प्लैनेट हमें डिस्कस करना है दैट इज़ नेपच्यून। नेपच्यून को द बिग ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, और डिस्टेंस वाइज हमारे सोलर सिस्टम का 8th प्लैनेट है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। और इसकी जो रोटेशन की डायरेक्शन है ये जस्ट लाइक अदर प्लैनेट्स है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट करते हैं। द ओनली 2 प्लैनेट्स विच रोटेट क्लॉकवाइज आर वीनस एंड
वीनस एंड यूरेनस, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए अब क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सन इज विजिबल टू ह्यूमंस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फोटोस्फेयर। तो फोटोस्फेयर वो लेयर है सन की जो ह्यूमंस को यानी हमको विजिबल होती है फ्रॉम द अर्थ। तो जो सन की वो लेयर जो हमें विजिबल होती है, दैट इज कॉल्ड एज द फोटोस्फेयर। द बाउंड्री बिटवीन द सन्स इंटीरियर एंड द सोलर एटमॉस्फेयर is called as photosphere. It is what we see as the visible surface of the sun. The visible surface of the sun is called as the photosphere. Most of us predict it like corona and think like it is corona, but it is not corona, it is photosphere. ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सन इज विजिबल एट द टाइम ऑफ एक्लिप्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस टाइम पर हमें कौन सा पार्ट विजिबल होता है सन का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोरोना। तो इस टाइम पर जो कोरोना पार्ट है सन का वो विजिबल होता है हमें, ये आपने ध्यान में रखना है। सो द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सन विच इज विजिबल ओनली एट द टाइम ऑफ सोलर एक्लिप्स इज कॉल्ड एज कोरोना। So next question, which is the deepest point from the sea level on earth। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मारियाना ट्रेंच। तो अर्थ का जो डीपेस्ट पॉइंट है वो पैसिफिक ओशन में पाया गया है, जो है मारियाना ट्रेंच। सो द चैलेंजर डीप इन द मारियाना ट्रेंच इज द डीपेस्ट नोन पॉइंट इन द अर्थ ओशन। तो मारियाना ट्रेंच में भी जो चैलेंजर डीप है, ये डीपेस्ट पॉइंट है हमारे अर्थ का। इन 2010 द यूनाइटेड स्टेट्स Center for Coastal and Ocean Mapping measured the depth of the Challenger Deep at 10,994 meters, that is 36,070 feet below the sea level, with an estimated vertical accuracy of plus minus 40 मीटर। तो ये इसका एक्यूरेसी दिया है कि प्लस माइनस 40 का इसमें डिफरेंस आ सकता है। और ये बेसिकली जो हमें डीपेस्ट पॉइंट की हमें जो मेजरमेंट दी गई है, इट इज़ अराउंड, आप याद कर सकते हैं, अराउंड 11,000 मीटर्स हम इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम अकॉर्डिंग टू साइज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जुपिटर। तो साइज के अकॉर्डिंग जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट है, और इसमें पार्शियल रिंग्स देखी जाती हैं, यानी रिंग्स के कुछ कुछ ट्रेसेस देखे जाते हैं। इसको द गैस जाइंट के नाम से भी जानते हैं, हमने ये डिस्कस किया है। सो द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम बाय फार इज जुपिटर, विच बीट्स out all the other planets in both mass and volume. Jupiter's mass is more than 300 times the mass of the Earth. तो जुपिटर का जो मास है वो अर्थ के मास से अराउंड 300 टाइम्स है। और जुपिटर की जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है इसका नाम है गैनेमेड, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो ये आपने ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मरकरी। तो मरकरी इट इज़ द closest planet from the sun. So option C will be the correct answer. So Mercury is the closest planet from the sun and hence it is the shortest, hence it has the shortest orbit. तो इसका जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट्स क्या होते हैं, ऑर्बिट्स आर द इलेप्टिकल पाथ्स जहाँ पर जो प्लैनेट्स होते हैं ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। और सबसे छोटा जो इलेप्टिकल पाथ है, सबसे छोटा ऑर्बिट, ये हमारे मर्क्यूरी प्लैनेट का है। और इससे पास इसका जो निक नेम है वो था द स्विफ्ट प्लैनेट। Next question, which planet in our solar system is known for its prominent rings? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सैटर्न। मोर ओवर जो सैटर्न है इसका जो निक नेम हमने डिस्कस किया था वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं द निक नेम ऑफ सैटर्न, और इसकी जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है उसका क्या नाम था, उसका नाम था टाइटन। ये आपने ध्यान में रखना है। और दो जो जुपिटर है इसमें भी पार्शियल रिंग्स देखी जाती हैं, लेकिन हमें पूछा है प्रोमिनेंट रिंग्स, यानी सबसे ज़्यादा रिंग्स यानी छल्ले जो पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन सैटर्न। No other planet in our solar system has rings as splendid as Saturn's. They are so expensive and bright that they were discovered as soon as human began pointing telescopes at night sky। यानी कि टेलीस्कोप्स के थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा रिंग्स विजिबल थी। और अर्थ से ही जब से टेलीस्कोप्स बनना स्टार्ट हुए, जो सैटर्न के रिंग्स थी दे वर क्वाइट विजिबल फ्रॉम द अर्थ। एंड द फर्स्ट टेलीस्कोप इट वॉज मेड बाय गैलीलियो गैली। ये भी आपने ध्यान में रखना है। द फर्स्ट टेलीस्कोप वॉज मेड बाय गैलीलियो गैली, एंड गैलीलियो गैली ही इज नोन एज द फादर ऑफ साइंस।
ऑल्सो जो गैलियो गैली थे ही वॉज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस बाय अल्बर्ट आइंस्टीन। और इसके अलावा वैसे अगर हम बात करें हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, तो निकोलस कॉपरनिकस ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, बट अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन ही designated गैलियो गैली as the father of modern science. Next question. Which celestial body is considered a dwarf planet? Right answer हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी कि प्लूटो। तो प्लूटो is regarded as a dwarf planet. We have already discussed Pluto and Ceres. There are now 5 known celestial bodies in our solar system that qualify as dwarf planets. तो 5 dwarf planets है हमारे पास हमारे सोलर सिस्टम में, जो है प्लूटो, एरिस, सीरिस, मेक एंड होमिया. So these are the 5 dwarf planets of our solar system. You have to remember the names. Next question. What is the hottest planet in our solar system? Which is the hottest planet in our solar system? तो right answer हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि वीनस. तो माना कि जो हमारा मरकरी प्लैनेट है ये सबसे क्लोजेस्ट है फ्रॉम द सन, बट जो वीनस है इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आर सोलर सिस्टम. तो इसके पीछे का रीज़न देख लेते हैं. प्लानिटरी सरफेस टेम्परेचर्स टेंड टू गेट कोल्डर द फार्दर अ प्लैनेट इज़ फ्रॉम द सन. तो जो सरफेस टेम्परेचर है वो तो ठंडा होते जाता है यानी कम होते जाता है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है ऑफ द प्लैनेट्स फ्रॉम द सन. वीनस इज़ द एक्सेप्शन एज इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द सन एंड इट्स डेंस एटमॉस्फेयर. यानी हमने डिस्कस किया था CO2 का उसका एटमॉस्फेयर बना है डेंस CO2, तो जिसकी वजह से वहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और उसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो मरकरी से ज़्यादा हो जाता है. एंड इट्स डेंस एटमॉस्फेयर मेक इट आर सोलर सिस्टम्स हॉटेस्ट प्लैनेट. Next question. Identify the planet whose length of the days and tilt of its axis are almost identical to those of the Earth. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मार्स. तो मार्स इज द प्लैनेट आइडेंटिकल इन टर्म्स ऑफ टिल्ट, यानी इसका जो टिल्ट है और इसकी जो लेंथ ऑफ द डेज है वो अप्रॉक्सीमेटली अर्थ के बराबर है. तो इस टर्म्स में ये हमारा हमसे आइडेंटिकल है, हमारे अर्थ प्लैनेट से आइडेंटिकल है मार्स. So Mars is the correct answer because it is true that the length of the day on Mars and the tilt of the axis are nearly identical to that of the Earth. Next question. Among the following planets, which is the brightest planet? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि वीनस. तो वीनस इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. सो द करेक्ट आंसर इज वीनस. So the correct answer is Venus. The planet Venus is the brightest among the 8 planets in our solar system. तो हमारे solar system का brightest planet है Venus, जिसको morning and evening star के नाम से भी जाना जाता है. Moreover, it is the hottest planet of our solar system. It has thick atmosphere rich in CO2, carbon dioxide, which makes it highly reflective, hence making it the brightest planet in the night sky. This in fact made an ancient people to believe that Venus might be a star. और जो पहले के लोग थे वो कंसिडर करते थे कि जो वीनस है वो एक स्टार है, बट एक्चुअली इट वॉज अ प्लैनेट. अगर हम बात करें हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैलियो गैली. तो गैलियो गैली ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी. यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Which planet is called as the red planet in our solar system? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मार्स. तो मार्स को रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है. सो द करेक्ट आंसर इज मार्स. Mars is known as the red planet because iron minerals in the Martian soil oxidize or rust, causing the soil and atmosphere to look red. तो बेसिकली रस्टिंग के काफ़ी ज़्यादा ट्रेसेस पाए गए हैं इन मार्स, इसलिए इसको रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए यानी कि जुपिटर. तो जुपिटर इज रिगार्डेड एज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ साइज इन आवर सोलर सिस्टम. सो द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज जुपिटर. जुपिटर इज द 5th प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड द लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम. तो 5th प्लैनेट है ये सन से और सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है. इट इज़ अ गैस जाइंट विथ अ मास मोर देन 2.5
times that of the other planets in the solar system combined, but slightly less than that 1,000th of the मास ऑफ द सन। तो इसका जो इतना बड़ा है, हमारा जो जुपिटर प्लैनेट है इतना ज़्यादा बड़ा है कि अगर सारे प्लैनेट्स को कंबाइन कर दिया जाए तब भी ये 2 से लेकर 2.5 प्लैनेट 2.5 टाइम्स तक बड़ा होगा। बट इसका जो साइज़ है वो अराउंड 1000 टाइम्स कम है विथ इन कंपेरिजन टू द सन। Next question. Which is the fifth largest planet in our solar system? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि अर्थ। तो अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम बिकॉज कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। द अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। तो हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है ये काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल है फॉर लाइफ, और ये हमारे सोलर सिस्टम का फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निकोलस कॉपरनिकस। तो निकोलस कॉपरनिकस ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, और इन्होंने डिस्कवर किया था कि जो अर्थ है ये सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। सो द करेक्ट आंसर इज निकोलस कॉपरनिकस, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, ऑल्सो द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। So Nicholas Copernicus, in 1543, Nicholas Copernicus detailed his radical theory of the universe, in which the Earth, along with the other planets, rotated around the sun. His theory took more than a century to become widely accepted. तो इनकी जो थ्योरी थी इन्होंने इनको उसको अराउंड 100 साल लग गए ताकि लोग इसे एक्सेप्ट कर सके। इन्होंने बताया था कि अर्थ as well as the other planets, they revolve around the sun. Next question. In which year did the Galileo state that Earth revolves around the sun? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1632। तो 1632 में जो गैलियो गैली थे इन्होंने बताया था कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। सो द करेक्ट आंसर इज 1632। गैलीलियो continued his study of astronomy and became more and more convinced that all planets revolved around the sun. In 1632, he published a book that stated, among other things, that the हेलियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ कॉपरनिकस वाज करेक्ट। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था जो कॉपरनिकस की हेलियोसेंट्रिक थ्योरी थी, जहाँ पर इन्होंने बताया था कि जो सन है उसके अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। इट वाज वाइडली एक्सेप्टेड आफ्टर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ प्लानिटरी ऑर्बिट्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जॉनस कैपलर। तो कैपलर ने डिस्कवर किए थे लॉज ऑफ प्लानिटरी ऑर्बिट्स, ये आपने ध्यान में रखना है। सो द करेक्ट आंसर इज जॉनस कैपलर। जॉनस कैपलर इज बेस्ट नोन फॉर हिज 3 लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन। दीज लॉज आर प्लैनेट्स मूव इन ऑर्बिट शेप लाइक एन एलिप्स। तो एलिप्टिकल शेप में प्लैनेट्स इन फॉर्म ऑफ ऑर्बिट्स रोटेट करते हैं अराउंड द sun. Next question. If there is no sun, the color of the sky would be? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्लैक। सो अगर कोई भी सन प्रेजेंट नहीं होता, सो इन दैट केस जो हमारे एटमॉस्फेयर का कलर होता, जो स्काई का कलर होता, दैट वुड बी ब्लैक। सो द करेक्ट आंसर इज ब्लैक। The sky appears blue because of the sunlight is scattered by the gas molecules in the atmosphere. तो जो गैस मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं वो स्कैटरिंग का फिनोमेना क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हमें जो स्काई है वो ब्लू अपीयर होता है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एटमॉस्फेयर देयर वुड बी नो स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट एंड द स्काई वुड अपीयर डार्क। तो अगर कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता, सो इन दैट केस हमें जो स्कैटरिंग का फिनोमेना है ये नहीं होता, एंड इन दैट केस जो स्काई होता वो ब्लैक अपीयर होता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज द मोस्ट प्रीडोमिनेंट इन द सन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस हमने स्टार्टिंग में ही सन का कंपोजिशन देखा था, जहाँ पर हाइड्रोजन गैस इट वॉज द मोस्ट प्रीडोमिनेंट गैस। द मोस्ट प्रीडोमिनेंट गैस in sun is hydrogen. In sun is hydrogen. The percentage of abundance of elements is in sun is as follows:
हाइड्रोजन का कंपोजिशन अराउंड 91.2% यहाँ पे दिया है, बट वी हैव डिस्कस्ड अराउंड 95% के अराउंड 90% के आसपास हाइड्रोजन का कंपोजिशन है। हीलियम का 8.7% के आसपास है और ऑक्सीजन का अराउंड 0.078%। ये आपने ध्यान में रखना है। ये अप्रॉक्स कंपोजिशंस हैं बिकॉज नो वन नोज द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ दिस कंपोजिशन, बट ये हम एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज निकाल के रखते हैं कि अराउंड इसके आसपास कंपोजिशन होगा ऑफ दीज एलिमेंट्स इन द सन। So next question. In ancient time, people used to determine the direction at night with the help of, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि पोल स्टार। तो पोल स्टार की मदद से एंशियंट टाइम पे जो लोग हुआ करते थे वो डायरेक्शन पता करते थे विद द हेल्प ऑफ द पोल स्टार, क्योंकि पोल स्टार एक ऐसा स्टार है जिसकी जो डायरेक्शन है वो ऑलमोस्ट फिक्स रहती है। सो इन एंशियंट टाइम्स देयर वर नो सच इंस्ट्रूमेंट्स टू डिटरमाइन द डायरेक्शन प्रॉपरली, so people used to determine the direction with the visible celestial bodies in the sky, that is pole star is one among them। और पोल स्टार की हेल्प से जो डायरेक्शन होती थी वो पता की जाती थी। So next question, a group of star which has recognizable shape is called as, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कॉन्स्टिलेशन। तो ग्रुप ऑफ स्टार जिसका एक रिकॉग्नाइजेबल शेप होता है उसको कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। सो ग्रुप ऑफ स्टार्स विच हैज़ अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड एज अ कॉन्स्टिलेशन। यहाँ से हम सिंपल तरीके से कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड एज constellation, a defined group of stars। So a constellation is a group of stars that appears to form a pattern, और ये एक पैटर्न या फिर पिक्चर को फॉर्म करते हैं लाइक द ओरियन, द ग्रेट हंटर, लियो द लायन, द और द टॉरस और द बुल, द टॉरस द बुल। तो ये कुछ कॉन्स्टलेशंस के नाम हैं। कॉन्स्टलेशंस आर easily recognizable patterns that help people orient themselves using the night sky। There are 88 official constellations, और ऑफिशियल कॉन्स्टलेशंस की जो संख्या है, जो नंबर है, दैट इज 88। यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इनर प्लैनेट, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जुपिटर। तो जुपिटर एक आउटर प्लैनेट है, गैशियस प्लैनेट है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो द 8 प्लैनेट्स दैट हैव बीन डिस्कवर्ड इन आवर सोलर सिस्टम, अब तक 8 प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में डिस्कवर हुए हैं। 5 ड्वार्फ प्लैनेट हमने डिस्कस किए हैं। द इनर प्लैनेट्स आर दोज विच आर क्लोजेस्ट टू द सन, एंड जो है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और ये क्या है इनर प्लैनेट्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये मोस्टली रॉक के बने हुए हैं, इसलिए इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के नाम से जाना जाता है। जो आउटर प्लैनेट्स हैं फ्रॉम द सन, जो आउटर प्लैनेट्स हैं दे आर फार्दर फ्रॉम द सन, यानी कि सन से ये दूर हैं और बेसिकली ये गैसियस फॉर्म्स के हैं और गैसियस कंपोजिशन इनमें ज़्यादा है। इनमें जाइंट बॉल्स ऑफ गैसेस विथ रिंग्स आर अराउंड देम। The outer planets are Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. The heaviest planet is Jupiter, which is also the largest planet of our solar system. This we have already discussed. So next question देख लेते हैं, which of the following planets of the solar system has longest day? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि वीनस। तो वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में जो ऑर्बिट्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है मार्स और जुपिटर के बीच में। सो अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, न्यूमरस टाइनी बॉडीज also move around the sun. These bodies are called as asteroids. They are found between the orbits of Mars and Jupiter. Scientists are of the view that asteroids are the past parts of the planet that exploded many years back। और साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो एस्ट्रॉइड्स हैं ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं प्लैनेट्स के जो बहुत टाइम पहले टूट चुके थे। और आपने सिंपली इतना ध्यान में रखना है कि मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज ऑल्सो नोन एज द व्हील्ड प्लैनेट? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए यानी कि वीनस। सो वीनस इज अर्थ्स ट्विन इन साइज। तो अर्थ्स ट्विन इसको कहा जाता है व्हील्ड प्लैनेट। व्हील्ड मतलब होता है घूंघट, और इसका जो बाहर का जो लेयर है CO2 का डेंस एटमॉस्फेयर है, तो ऐसा लगता है कि इसने कोई व्हील यानी कोई घूंघट डाला है। देयरफॉर इट इज रिगार्डेड एज द व्हील्ड प्लैनेट। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। इसको
मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। इट इज़ ऑल्सो समटाइम्स रिफर्ड एज द सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ। अर्थ का ट्विन या फिर अर्थ की सिस्टर प्लैनेट इसे कहा जाता है, क्योंकि इनका जो साइज और मास है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। इट इज़ सराउंडेड बाय द थिक क्लाउड लेयर, हैंस नोन एज वेल्ड प्लैनेट। और इसमें थिक क्लाउड लेयर भी प्रेजेंट है वीनस के अराउंड, इसलिए इसको वेल्ड प्लैनेट कहा जाता है। इट इज़ द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन डिस्टेंस वाइज। इट रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन जस्ट लाइक यूरेनस। तो यूरेनस और वीनस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, यह आपने ध्यान में रखना है। यानी वीनस और यूरेनस रोटेट करते हैं इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसके अलावा जितने बाकी प्लैनेट्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, यानी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और वीनस और यूरेनस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। Next question. Which planet is called as the red planet due to its rock of iron oxides? ये हम डिस्कस कर चुके हैं. Option A, Mars will be the correct answer. So Mars is reddish in color. Mars is also known as the red planet. It is red in color because of the presence of iron oxide layers in it. So Mars has two moons named as Phobos and Deimos. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. Mars के दो moons का नाम Phobos और Deimos. Next question. Which of the following dwarf planets lie in the main asteroid belt? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सीरस। तो सीरस एक ऐसा ड्वार्फ प्लैनेट है जो मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाया जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। सो द एस्ट्रॉइड बेल्ट इज अ circumstellar disk in the solar system. The asteroid belt is occupied by numerous irregularly shaped bodies called as asteroids or minor planets. Ceres is the asteroid belt's only dwarf planet, और सीरस जो इकलौता ड्वार्फ प्लैनेट है जो एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाया जाता है। Asteroids orbit the sun and are small bodies in the solar system. They are made up of metals and rocks and are also consist of organic compounds से बने होते हैं. They are found between Mars और Jupiter के बीच में ये पाए जाते हैं, और इकलौता ड्वार्फ प्लैनेट जो इनके बीच में पाया जाता है that is Ceres. Next question. Hippocamp is the moon of which planet? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नेपच्यून। तो नेपच्यून का मून है हिप्पोकैम्प, यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेपच्यून इज द एट्थ एंड द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम। नेपच्यून इज द गॉड ऑफ द सी बेस्ड ऑन रोमन माइथोलॉजी। तो रोमन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो नेपच्यून प्लैनेट है, इट इज द गॉड ऑफ द सी। नेपच्यून हैज 14 known moons. Hippocamp is the moon of Neptune and Hippocamp is one among them. Next planet, which planet has Next question, which planet has the largest number of natural satellites? Right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि Saturn. So now according to the latest news, Saturn has the largest number of natural satellites. So, a recent study has revealed that the discovery of 62 new moons around the Saturn, publishing its total count of natural satellites to a staggering 145. तो recently 62 new moons discover हुए हैं of Saturn, और अब in total Saturn के पास 145 moons हैं. This finding reinstates Saturn as the planet with the highest number of moons, a title it briefly lost to Jupiter earlier दिस ईयर। तो इससे पहले सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ मून्स थे वो सैटर्न के पास ही थे, बट उसके बाद जब फरवरी 2023 में जुपिटर के 12 न्यू मून्स डिस्कवर हुए, तो जुपिटर के टोटल मून्स 95 हुए, और जुपिटर ऐसा प्लेनेट बन गया जिसके पास सबसे ज़्यादा मून्स थे। बट इस डिस्कवरी के बाद अगेन जो सैटर्न का जो टाइटल था ऑफ हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स, इट हैज़ रिगेन्ड इट्स टाइटल, ये आपने ध्यान में रखना है। हाउएवर दीज लेटेस्ट फाइंडिंग्स फ्रॉम अराउंड सैटर्न हैव सिग्निफिकेंटली एक्सटेंडेड इट्स लीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीनस। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आई थिंक इट इज़ अ रिपीटेड क्वेश्चन. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस.